तो ज़्यादातर बंदे जेईई में अच्छा रैंक ला चुके हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों को सबसे अच्छा कॉलेज जो डिज़र्व करते हैं वो लोग वो मिल जाएगा। बट मैं हम लोगों को बता दूँ, ज़्यादातर बच्चे जेईई में अच्छा रैंक लाने के बाद भी चॉइस फिलिंग में इतना बेसिक गलती करते हैं ना, उसके बाद वो लोग जो डिज़र्व करते थे जो कॉलेज, उससे बहुत नीचे वाले कॉलेज मिलता है उनको। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक पूरा डिटेल जोसा 2026 का वीडियो लाया हूँ। ये देखने के बाद आप लोगों को टोटली क्लियर हो जाएगा जोसा कैसे होता है, कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, फ्रीज फ्लोट क्या होता है, सब कुछ एक वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग जो फीलिंग करोगे, अगर आप लोगों को होता है अच्छा नहीं तो आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को पर्सनली हेल्प करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है ऑल अबाउट जोसा। तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं ओवरव्यू एंड एलिजिबिलिटी। उसके नीचे हम एलिजिबिलिटी तो सब लोग जानते ही है, बेसिक क्या है ये देख सकते हो। आईआईटी के लिए अगर देखना है तो तुम लोगों को 12 पास होना है, बट 12 के इक्विवेलेंट जो होते हैं वो पास होना है। 12th में बोर्ड्स में तुम लोगों को 75% चाहिए। उसमें 75% जो कैलकुलेट होता है उसमें PCM विद इंग्लिश और उसके साथ एक ऑप्शनल होता है जो तुम कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ये टोटल प्लस एक ऑप्शनल मिलाकर 75% होना चाहिए। नहीं तो तुम SC/ST के, ये जनरल के लिए, और SC/ST हो तो उसमें 65% चाहिए। और अगर तुम अपने बोर्ड के, मतलब अगर मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड हूँ तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। उसके बाद NIT प्लस सिस्टम के लिए भी सेम ही है, पास 12 पास होना चाहिए, PCM होना चाहिए, 75% ओवरऑल होना चाहिए, SC/ST के लिए 65% होना चाहिए और अपने स्टेट कोड के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए तुम। और इसमें NIT में तुम्हारा लगता है क्या, होम स्टेट कोटा ना। होम स्टेट जो लगता है वो कौन सा लगता है, जिसमें से तुम 12th पास हो। अगर मैं से कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो वेस्ट बंगाल से मैंने अपना 12th दिया था, तो मेरा जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा और जो होम स्टेट लगेगा वो होगा मेरा वेस्ट बंगाल। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो होगा जो जहाँ पे तुम 12th पास करोगे, ठीक है। उसके बाद पूरा काउंसलिंग जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जेईई एडवांस का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके एक दिन बाद, जस्ट जो होता है हर बार, एक दिन बाद तुम लोगों को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उसमें आप लोगों को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते ही उस दिन आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है तो आपकी मर्जी, नहीं तो नहीं करना, आप लोग सोच लेना वो बात। तो रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं करना होता। आपका जो जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर होता है वो से भी डालना होता है, उसमें हो जाता है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। तो उसमें चॉइस फिलिंग के वक्त आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग कैसा होता है, एक तुम लोगों को ऐसा पोर्टल आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को कॉलेजेस ऐड करने होंगे। उसमें 1 2 करके 3 4 करके ऐड करना होगा। तो एक फर्स्ट नंबर पे जो होगा तो वो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा। अगर तुम मान लो कि ऐसे कॉलेज सिलेक्ट किए हो कि तुम NIT अगरतला में तुम्हारा रैंक मान लो है 12,000, तुम ऐसे ही क्यूरियोसिटी की वजह से तुम NIT अगरतला का CS दे दिया, ठीक है। तुमने सोचा कि NIT त्रिची तो टॉप में ही है तो NIT त्रिची उसके नीचे दे दिया, ठीक है, तुमको मिल ही जाएगा। तुम सोच रहे हो कि NIT त्रिची तो मेरा रैंक अच्छा तो मिल ही जाएगा, बट एक नंबर पे तुम्हारा NIT अगरतला था और 2 नंबर पे NIT त्रिची था, तो तुमको क्या मिलेगा, NIT अगरतला, त्रिची नहीं मिलेगा। अगर एक नंबर पे जो दोगे, ठीक है, NIT अगरतला दे दिया, 2 नंबर पे NIT त्रिची दे दिया, जितना भी अच्छा NIT हो, जो भी हो, उससे कट ऑफ कितना भी जाए, बट अगर तुम्हारा वो प्रायोरिटी लिस्ट 2 में है और तुमको पहले ही प्रायोरिटी लिस्ट 1 में जो है वो मिल जाता है तो तुमको वही फिक्स हो जाएगा। फिक्स नहीं होगा, उसमें भी फ्रीज फ्लोट आता है, वो बता रहा हूँ मैं। तो ये सोच समझ के करना। तो जो तुम्हारा प्रायोरिटी है, जो तुमको चाहिए, उस रैंक पे तुम डिजर्व करते हो जो वाला कॉलेज, वो वाला कॉलेज तुम प्रायोरिटी में ऊपर रहोगे। और जो तुमको लग रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए, मिल भी सकता है, तो उसको प्रायोरिटी में नीचे रखना है। तो पहले स्टार्टिंग कैसे करना है, सबसे ज़्यादा तुमको जो चाहिए ही उसको प्रायोरिटी 1 में रखो, बाकी वो देखा जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट, तुम अपना चॉइस फिलिंग करोगे, एक मॉक अलॉटमेंट होगा। मॉक अलॉटमेंट में तुमको पता चल जाएगा कि क्या क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। उसको उतना ध्यान मत देना क्योंकि हर टाइम वो सही नहीं होता। तो इसके बाद अलॉटमेंट होगा, तुमको पता चलेगा कि कौन सा तुमको अभी अलॉट हुआ है। ऐसे 6 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में तुमको पता चलेगा एक कॉलेज, अगर तुम चाहते हो फ्री फ्लोट पॉइंट आएगा, वो भी सिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट आएगा रिपोर्टिंग। अगर तुमने किसी कॉलेज को फ्रीज कर दिया, मतलब सीट को एक्सेप्ट कर लिया, तो तुमको आएगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में होता है कि फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, तुमको कॉलेज में जाना होता है, उसमें तुमको सीट एक्सेप्ट कर लेना होता है, अब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना होता है, आपका सीट एक्सेप्टेंस जो फ़ी होता है वो डालना होता है, और बाकी के जितने भी काम होता है वो कॉलेज में होता है। ऑफलाइन तुमको जाना पड़ता है।
वो तुम्हारा जोशा ख़त्म नहीं होता। अगर तुम आईआईटी में हो तो आईआईटी के लिए कर रहे हो तो तुमको जोशा ख़त्म होते ही कॉलेज जाना पड़ेगा। और अगर तुम एनआईटी के लिए हो तो जोशा के बाद और एक होता है सीसा, उसके बाद तुमको कॉलेज जाना होगा। अब चॉइस फिलिंग गाइडेंस के लिए मैं बताता हूँ तुमको पहले, ठीक है। सबसे पहले ये एक स्ट्रेटजी है जो अभी तुम लोगों को कर लेना चाहिए, जो तुम लोगों को जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे तब तुम लोगों को हेल्प होगा। सबसे पहले अल्टीमेट चॉइसेस, जो तुमको मतलब अभी समझ रहे हो कि तुम रैंक कितना है उसके हिसाब से क्या क्या मिल सकता है। तो ऐसे लगभग 15 से 20 प्रेफरेंसेस पहले से बना लो और उसको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम एक खुद लिख लो कि फर्स्ट वन में ये रख रहा हूँ, सेकंड में ये रख रहा हूँ, थर्ड में ये रख रहा हूँ, एनआईटी त्रिची मान लो, एनआईटी जेजीबी मान लो, एनआईटी रुड़की मान लो। ऐसे तुम उसके ब्रांच वाइज एनआईटी त्रिची सीएस, एनआईटी रुड़की, एनआईटी राउरकेला बायोमेड, ऐसा कुछ करके तुम प्रॉपर, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज का एक ही ब्रांच है, एक ही कॉलेज का तुम और बहुत सारे ब्रांच ले सकते हो। मान लो एनआईटी त्रिची का सीएस ले लिया, उसके बाद ही लिख लिया एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल, एनआईटी त्रिची का इलेक्ट्रिकल, सब लगातार ऐसे लिख लो। जो ब्रांच पसंद है उसको ऊपर देना, ठीक है। ऐसे बोलो जो तुमको प्रायोरिटी है, जो तुमको चाहिए वो सबसे ऊपर जाएगा और जो प्रायोरिटी में कम है वो नीचे आएगा। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 2 मतलब 1 मतलब है कि प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा, ठीक। ये भी समझ आ गया। उसके बाद देखो इसमें है प्रायोरिटी सीक्वेंस, वो मुझे जो मैंने बताया प्रायोरिटी सीक्वेंस। और मॉक रिजल्ट्स देख सकते हो, मॉक अलॉटमेंट होगा उसमें तुमको मिल जाएगा। उसमें उसके बाद भी तुम चेंज कर सकते हो। तो तुमको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जब तुम अपना चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, उसके बाद उसको डायरेक्ट आएगा तुम लॉक करने का, ठीक है। तो लॉक कभी मत करना, तुम उसको बस सेव करते रहना हर टाइम। हर 10 करोगे या फिर 5 तुम कर दिए उसको सेव कर लो, सेव बिना छोड़ना मत, बट लॉक मत करना, ठीक है। क्योंकि लॉक ऑटोमेटिक हो जाता है, जब तुम्हारे जो से राउंड स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। बट ये सेव करके रखना, सेव नहीं करोगे तो नहीं होगा। सेव कर लेना जितना भी 5-10 करोगे, क्योंकि साइट में बहुत लोड होता है। तो सेव नहीं करोगे तो तुम जो चॉइस लिस्ट बनाओगे वो उड़ सकता है, मतलब डेटा पूरा ख़त्म हो सकता है। तो तुम जितना भी 5-10 एक दिन में डालो उसको तुम सेव करते रहो, ठीक है। उसके बाद सीट का कैसे क्या होता है बताता हूँ। फ्रीज 3 ऑप्शन आता है तुमको जब कॉलेज मिल जाएगा। मान लो तुम फर्स्ट जोसा का फर्स्ट राउंड है, ठीक है, उसके तुमको फर्स्ट राउंड में मिला एनआईटी त्रिची सीएस, नहीं सीएस तो टॉप ही हो गया, उसके ऊपर क्या ही होगा। तुमको मिल गया मान लो कि एनआईटी त्रिची नहीं, तुमको मिला एनआईटी राउरकेला सीएस मिल गया, ठीक है। नहीं सीएस नहीं, और दूसरी ब्रांच तो अच्छे समझ आएगा। तुमको मिल गया इसी, ठीक, तुमको मिल गया क्या फर्स्ट राउंड में एनआईटी राउरकेला इसी। अब फ्रीज ऑप्शन में क्या होगा, तुमको इसी ब्रांच को लेना है तो तुम फ्रीज ऑप्शन दबाओगे कि तुमको एनआईटी राउरकेला इसी ही लेना है, तो तुम उसके बाद फर्दर राउंड्स में नहीं जाओगे, ठीक। उसके बाद फ्लोट ऑप्शन, फ्लोट का मतलब है तुम इस ब्रांच को तो पसंद कर रहे हो, ठीक है, बट तुमको लग रहा है कि तुम उससे भी अच्छा ब्रांच डिजर्व करते हो, ये रैंक पे तुमको कुछ अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, तब तुम फ्लोट ऑप्शन को करोगे। बट ये करोगे जब तुमको एनआईटी राउरकेला नहीं लेना, एनआईटी राउरकेला के ऊपर भी मिलेगा, ठीक है। मतलब तुम मान लो एनआईटी राउरकेला 1 2 3 4th ऑप्शन में रखो एनआईटी राउरकेला इसी, बट उसके ऊपर है एनआईटी त्रिची सीएस। तुमको लग रहा है कि तुमको एनआईटी त्रिची सीएस मिल सकता है, ठीक, तब तुमको ये फ्लोट करना है। फ्लोट करोगे तो तुम नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो जाओगे, और नेक्स्ट राउंड में अगर तुमको एनआईटी त्रिची सीएस मिल जाता है तो वो तुमको मिल सकता है अभी। और अगर मान लो कि अब तुमको ये मिला है, अब तुमको चाहिए कि नहीं मेरे को दूसरे कॉलेज में नहीं जाना है, इसी कॉलेज में कोई अच्छा ब्रांच मिले तो मेरे को वो चाहिए, तो तुम करोगे स्लाइड ऑप्शन। ये क्या हुआ, सेम देखो यहाँ पे सेम इंस्टीट्यूट बट हायर ब्रांच, एनी कॉलेज हायर ऑन योर लिस्ट। तो 1 2 3 में अगर तुम्हारा लिस्ट में कोई हायर कॉलेज हो गया तो उसके लिए फ्लोट। और स्लाइड कब होगा, जब तुम उसी कॉलेज में अगर हायर ब्रांच चाहिए तब। समझ आ गया। अब कुछ फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फीस होता है पार्शियल एडमिशन फ़ी, पेड नियर फाइनल राउंड से सीट मिलने के बाद तुमको ये 35,000 पे करना होता है अगर तुम जनरल हो। SC ST हो, ये सीट एक्सेप्टेंस फी होता है। ये अगर तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस के मुताबिक तुमको जितना देना होगा, किसी को ट्यूशन पूरा माफ़ हो जाता है तो उनके लिए ये
जो बाद में कॉलेज में लगता है उसके हिसाब से कट कुट के रिफंड हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें CST को 17,500 और जोसा का प्रोसेसिंग फी इसमें 5,000 रहता है, बाकी तुमको कॉलेज में मिल जाता है। कॉलेज में जो हमारा फीस होगा, सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं रहता, कुछ कुछ फीस और भी रहते हैं। जैसे कि हमारे NIT रायपुर में सबसे पहला जो फीस था 43,500, जो हमने CSAB में 75,000 समथिंग भरा था, उसमें से कट कुट के आ गया था। और उसके बाद कुछ 23,000 समथिंग हम लोग को रिफंड भी मिल गया था इस पैसे का। तो अगर तुम्हारा पैसा कुछ बचता है कॉलेज के बाद तो वो पैसा तुमको रिफंड हो जाएगा। पेमेंट मेथड तुम लोग UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो। तुम लोग UPI कर दो, क्या ही वो लेना, क्योंकि अगर रिटर्न भी होगा तो तुम बैंक अकाउंट कुछ भी दे दो, किसी से भी करो, लास्ट में जब रिफंड होता है ना तब तुमको फिर से बैंक अकाउंट मांगते ही है वो लोग। और सीट कैसे क्या होता है मैं बता देता हूँ। जनरल EWS के लिए 10% रिजर्व रहता है, और OBC के लिए 77%, SC के लिए 10%, ST के लिए 7.5%, PWD के लिए 5% इन ईच कैटेगरी, जो भी कैटेगरी का हो वो, ठीक है। और सब में इनकम सर्टिफिकेट लगता है, बट जनरल में इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। बट OBC NCL के लिए भी तुमको जो NCL वाले होते हैं उनका जो खुद का सर्टिफिकेट है ना, NCL का सर्टिफिकेट वो मिलेगा, लगेगा। और SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो मतलब तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट वो लगेगा। और ये फिजिकल अगर डिजेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, वो लगेगा तुमको, ठीक है। और ये तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट है वो तुम्हारे अप्रैल 1 के इस बार अप्रैल 1 2026 के बाद इशू होना चाहिए। बाकी सबका तो इसी साल का ये सेंट्रल का अप्रूव होना चाहिए। और सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ कि कैसे क्या है। NIT हमारे पूरे इंडिया में 31 NITs है, उसमें 24,000 समथिंग सीट्स है। और IITs है हमारे 23 और उसमें 17,500 समथिंग सीट्स है। और IIIT से 26, उसमें 8,500 समथिंग सीट्स है। और GFTI से हमारे में 40, उसमें 7,000 लगभग सीट है। तो 23 IITs 17,500 सीट्स। ऐसा मत मान लेना कि 17,500 रैंक तक ही मिलेगा, बहुत से लोग नहीं लेते तो वो चला जाता है बहुत दूर तक। डॉक्यूमेंट्स जितने भी मतलब ये स्लाइड मैंने ये बनाई, ये देखो कि कितने बंदे डॉक्यूमेंट्स में भी गलत करते हैं। और तुम लोग चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं कॉलेज के फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन भी, और अभी क्या लगेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं बना दूंगा अलग से, तुम लोग एक बार कमेंट कर देना। तो बेसिकली बता देता हूँ, देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत लोग नहीं ला पाते, एरर होता है कितना 45%। बोर्ड के मार्कशीट एलिजिबिलिटी उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा एलिजिबिलिटी लाना है। कोई लोग कोटा से वो दिए है तुम्हारा बोर्ड दिए, बट स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो लगाना चाहते हैं कि रायपुर का हो या फिर वेस्ट बंगाल का हो, तो ऐसे नहीं होता। वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी तुम्हारा जो वो होता है बोर्ड का बोर्ड जहाँ से दियो 12th बोर्ड वही हो जाता है। इनकरेक्ट स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए ये देखो 15% इसमें भी होता है। मेडिकल मिसमैच भी होता है 10%। ये सब मतलब होता है। डॉक्यूमेंट्स में भी टोटल मान लो देखो सब मिला के 30-70 लगभग 45% तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में ही होता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लोग पहले लगा लिए, कॉलेज आ गए, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं दे पा रहे ये लोग। इससे वो तुम्हारा कॉलेज का सीट वो नहीं होता, बट तुमको वो जो कॉलेज का फीस है ना वो खत्म हो जाता है कि तुमको जनरल जितना फीस देगा उतना ही फीस देना होगा तुमको भी, अगर तुम कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ला पाओगे तो यही था जोसा के लिए पूरा। और तुम लोग को एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ मैं उसके। और मैं इस वीडियो के एक बोनस जो है वो है जोसा वर्सेस सीसैप। सीसैप क्या है बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा सीसैप क्या चीज़ है, तो मैं बता देता हूँ। ये देखो जोसा की तरह एक सीसैप भी हम लोगों का एक जो है काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसमें जोसा होता है IIT NIT JFT सबके लिए। बट IIT NIT देखो जोसा क्या हुआ है, तो जोसा क्या है, जोसा IIT NIT GFTI सबके लिए है। बट सीसैप जो है वो NIT इसके GFTI में सब कुछ आ गया, ठीक है। IIIT भी बोलो IIIT। और सीसैप में क्या होता है NIT IIIT GFTI सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इस सीसैप जो होता है जोसा में जो सीट फील्ड नहीं होते वो आ जाते हैं कितने सीसैप में। एक लिस्ट निकलेगा, देखोगे तुम हर कॉलेज का एक लिस्ट निकलेगा, जोसा ही निकालेगा, जिसमें तुम लोगों का पूरा रहेगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कितना सीट बाकी है, कौन से ब्रांच का, वो सीसैप में यूज़ हो जाता है। सीसैप फिर से होता है, ये देखो क्विक कंपैरिजन बताता हूँ। ये देखो एडमिशन प्राइमरी एडमिशन होता है जोसा में, मतलब पहले होता है पहला राउंड वो ही होता है। सीसैप अभी होता है सेकंड वैकेंसी जो वैकेंट सीट रहता है उसके लिए एलिजिबल फॉर IIT NIT JFTI। और इसमें देखो NIT IIT JFTI IIT नहीं है,
ओके। एंट्रेंस एग्जाम सब में जेई एडवांस, जेई मेंस है, और इसमें बस जेई मेंस का रैंक यूज़ होता है, जेई एडवांस का नहीं होता किसी सब में। काउंसलिंग राउंड इसमें 5 से 6 राउंड होता है। अभी पहले तो 2 था, अभी 3 हो गया। सी सब का भी सी सब 3 हो चुका है अभी तो। कट ऑफ ट्रेंड्स इसमें जोसा में तुम्हारा बहुत कम में क्लोज हो जाता है, बट सीसम में बहुत दूर तक जाता है। जो लाखों वाला रैंक देखते हो ना तुम लोग की, आउट स्टेट में भी लाख रैंक पे चला गया, वो सीसम में जाता है। ये तो मिल जाता है ये, बट ऐसा है कि तुम इस साल भी लास्ट ईयर गया तो इस साल भी जाएगा, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये चांसेस है कि तुमको मिल सकता है। तो किसको क्या चूज़ करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखो, अगर आईआईटी टारगेट है तो तुमको सीधे जोसा जाना है, जोसा के अलावा तुम्हारे पास कोई चांस है नहीं। और केड वगैरह अलग चीज़ है। और अगर तुमको सेफ्टी के साथ कुछ करना है कि तुमको जोसा में पता है, तुमको रैंक देख रहे हो, तुम सीसैप का रैंक देख रहे हो कि 2 लाख में मिल रहा है लास्ट कट ऑफ, बट जोसा कट ऑफ देख रहे हो तुम 60,000, तो तुम सेफ्टी को किसको मानोगे? 60,000 को ही मानोगे। जोसा बहुत सेफ है। जोसा का जो रैंक है नेक्स्ट ईयर तुम उसके आसपास 1-2 हज़ार तक ही चलता है, उसके ज़्यादा बाहर नहीं जाता। अगर जोसा में इस साल 53,000 में क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट ईयर उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिर सकता है 51,000, और सबसे अच्छा तो इसके ऊपर ही जाएगा कि 54-55 तक चला गया, 56 तक चला गया। बट तुम 53 को ही एज ए कट ऑफ मान सकते हो, सेफ मान सकते हो। उससे प्लस माइनस 1-2 हज़ार मान सकते हो। बॉर्डर लाइन सीवियर देखो, बॉर्डर लाइन सीवियर मतलब इफ़ यू मिस जोसा एलोकेशन, तुम अगर जोसा मिस कर देते हो, किसी कारण से तुम्हारा वो गलत हो जाता है, तो तुम सीसैप फिर से भर सकते हो। सीसैप से तुम एनआईटी मिल सकता है, आईआईटी नहीं मिल सकता। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू सब लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को आप लोग लाइक कर चुके हो अब तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे यूज़फुल कंटेंट फिर से पाने के लिए।